हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बायोलॉजी में हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ये टॉपिक में हमारा ऑर्गेनिजम्स खत्म हो गया और नेक्स्ट टॉपिक चालू हो गया, वो है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में हम आज पढ़ रहे हैं डिटेल्स अबाउट पॉपुलेशन। ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के वर्ल्ड में, दुनिया में, जिसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं। एज पर वर्ल्ड रिकॉर्ड, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड डाटा के हिसाब से हम देखें तो पूरे दुनिया में दो ही देश ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, वो है चाइना एंड सेकंड नंबर पे इंडिया। लेकिन एरिया के हिसाब से अगर काउंट करते हैं, करते हैं तो चाइना का एरिया सबसे बड़ा है और इंडिया का कुछ छोटा है, उससे कम है। तो फिर एरिया के हिसाब से देखे जाए तो इंडिया का पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा है, और नंबर वाइज अगर देखे जाए तो चाइना का पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडिया का कम है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में दो ही कंट्री जिनका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अब ये पॉपुलेशन की वजह से समस्या कौन सी होती है? पॉपुलेशन के वजह से ये प्रॉब्लम होता है, वो है सबसे पहला कि इकोनॉमी पे असर गिरता है, दूसरा है बेरोजगारी आती है, तीसरा है कि इनकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगा कई चीज़ों पे असर होना चालू हो जाएगा। जब उस सबसे बड़ा असर होता है फूड रिक्वायरमेंट के ऊपर। फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है जब किसी कंट्री का पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ते रहता है। और हमारी इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारी इंडिया में यूथ, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव जो एज के पीपल से, वो सबसे ज़्यादा है। और इसी कारण से इंडिया में बेरोजगारी, कंपटीशन सबसे ज़्यादा बड़ा है, और साथ में रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड्स, इन चीज़ों का भी क्या हो गया, प्रॉब्लम बड़ा हो गया है। तो ये सब प्रॉब्लम की स्टडी करने के लिए ही पॉपुलेशन आपके सिलेबस में ऐड किया है, ताकि आप जो यंग यूथ हो आपको इस बारे में जानकारी हो, ताकि आगे चल के आप इसके बारे में कुछ तो भी कर सके या सोच सके। तो पॉपुलेशन क्यों, कैसे बढ़ता है, वो हम वन बाय वन देखेंगे। तो पॉपुलेशन की अगर डेफिनेशन करने जाए तो होगा कि इंडिविजुअल, मतलब एक सिंगल इंसान होता है, और पॉपुलेशन बोले तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होगा। तो हम डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं इसको कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स occupy a particular space. A group of organisms occupy a particular space. तो ये हो गई डेफिनेशन। हम पॉपुलेशन, जनसंख्या की डेफिनेशन किस तरह से करेंगे कि इंडिविजुअल का जब ग्रुप फॉर्म होता है, किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप फॉर्म होता है, तो ग्रुप को ही हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। और पॉपुलेशन की डेफिनेशन करने जाए तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलर स्पेसीज ऑर्गेनिजम्स, वो किसी एक स्पेस में जाके, प्लेस में जाके उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे, वहाँ पे अपना क्या पर है, कॉलोनीज बना रहे, ग्रुप बना के रह रहे हैं, तो उसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन नंबर के हिसाब से अगर काउंट करने जाए तो इसमें बर्थ और डेथ रेट आता है। अगर इंडिविजुअल के हिसाब से अगर हम काउंट करने जाते हैं तो बर्थ आएगा, डेट आएगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन के हिसाब से हम काउंट करने जाते हैं तो वो आता है बर्थ रेट या फिर डेथ रेट। इस तरह से उसकी काउंटिंग होती है। तो इसका मतलब यह है कि पॉपुलेशन का अगर हम हिसाब करने जाते हैं या उसके बारे में अगर हम डिस्कस करने जाते हैं तो वो रेशो में ही होगा, सिंगल में नहीं होगा। क्योंकि हम सिंगल इंडिविजुअल की काउंटिंग नहीं कर रहे, हम पूरे ग्रुप की काउंटिंग कर रहे हैं, इसलिए उसमें रेशो या रेट यही बढ़ाते रहेंगे। तो इसमें और एक होता है, अगर हम मेल फीमेल का काउंटिंग करते हैं तो पॉपुलेशन में दोनों आते हैं, तो सिंगल इंडिविजुअल मेल या सिंगल इंडिविजुअल फीमेल काउंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सेक्स रेशो करके काउंट करेंगे। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये हो जाता है यहाँ पे, वो है सेक्स रेशो। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इंडिविजुअल के हिसाब से हम काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम ग्रुप के हिसाब से काउंटिंग कर रहे हैं। तो काउंटिंग करते वक्त क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा या फिर रेशो आ जाएगा। तो उसी तरह अगर हम पॉपुलेशन का साइज काउंट करते हैं, मतलब हमें साइज काउंट करना है कि कितना पॉपुलेशन बड़ा है या है, ये अगर हमें काउंट करना है साइज के हिसाब से, तो उसे हम बोलेंगे क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी। उसको बोलते हैं
population density. It is denoted by capital N and the definition of this the size or total population. इसको हम इस तरह से इसको काउंट करेंगे. अगर हम टोटल पॉपुलेशन ले रहे हैं या टोटल साइज ले रहे हैं, उसको अगर काउंटिंग करते हैं तो उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी. और पॉपुलेशन डेंसिटी किस में डिनोट करते हैं हम? एन में. यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, और जनसंख्या मतलब हम किसी एक सिंगल व्यक्ति की या सिंगल पर्सन की, सिंगल ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, हम उस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं. तो ग्रुप के बारे में अगर बात करने जाते तो आएगा रेट, या फिर सेक्स रेशो, या फिर हम साइज के बारे में बात करने जाएंगे तो आएगा डेंसिटी. तो यहाँ पे अगर हम किसी भी पॉपुलेशन के साइज के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी, विच इज डिनोटेड बाय एन. और रेट के हिसाब से अगर हम देखते जाते हैं तो देखिए बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे, किसी एक को तो काउंट नहीं कर सकते. जब भी पॉपुलेशन के बारे में डिस्कशन होता है तो उसमें दोनों पॉइंट आएंगे. कौन सा? बर्थ वाला भी पॉइंट आएगा और डेथ वाला भी, सिर्फ बर्थ वाला नहीं आएगा. तो दोनों रेट को अगर मिला के हम करते हैं तो उसके लिए दिया हुआ है आर. आर इज द सिंबल विच शो द रेट ऑफ नेचुरल या नेचर इंक्रीज. ये क्या हो गया? सिंबल है आर. ये सिंबल और क्या बता रहा है? रेट बता रहा है. कौन सा रेट बता रहा है? अब मैंने क्या बोला था? दोनों रेट ले रहे हैं अपन. कौन सा? बर्थ वाला भी ले रहे हैं और डेथ वाला भी ले रहे हैं. किसी एक को कंसीडर नहीं कर रहे, तो हम रेट पकड़ रहे हैं. रेट में दोनों आ गए. तो रेट क्या हो गया? बढ़ने का स्तर हो गया. रेट क्या हो गया? बढ़ने का, नेचुरली बढ़ने का रेट हो गया. तो ये क्या है? आर से डिनोट करते हैं. आर इज द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. नेचुरली क्या इंक्रीज हो रहा है? बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है या डेथ रेट इंक्रीज हो रहा है, उसके हिसाब से हमारा कैलकुलेशन होता है. अगर हम बर्थ रेट और डेथ रेट को कंसीडर करते हैं तो हम इसका अगर सिंबॉलिक देखने जाए तो b माइनस डी अगर सिंबल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमको जो भी आंसर मिलेगा वो आंसर हमारा क्या रहेगा? बर्थ रेट डेथ रेट का रेशो बताएगा. कैसे? अगर ये वाला पॉजिटिव में आता है, b मतलब बर्थ, d मतलब डेथ, b माइनस डी अगर निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि डेथ रेशो ज्यादा है, बर्थ रेट कम है. एक पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब यह हो रहा है कि बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है. और जीरो आ रहा है तो इसका मतलब दोनों इक्वल है. और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? 3 पॉइंट होंगे. पहला पॉइंट ये होगा अगर बर्थ रेट ज्यादा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो बर्थ रेट ज्यादा, इसका मतलब क्या आ रहा है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला था? माइनस बोला था. अगर ये वाला आंसर या इसका इज इक्वल टू जो भी माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि डी मतलब डेथ रेट ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि पॉपुलेशन कम हो रहा है. और अगर इन दोनों का इक्वेशन इक्वल जीरो आ रहा है तो इसका मतलब बर्थ रेट भी उतना ही है और डेथ रेट भी उतना ही, तो इसका मतलब पॉपुलेशन क्या है? स्टेबल है. तो ये पॉइंट डिनोट करता है कि पॉपुलेशन स्टेबल है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है. तो इसी को और कंसीडर करते हुए साइंटिफिक लोगों ने क्या किए? एज के हिसाब से भी क्या किए? पॉपुलेशन डिटरमाइन करने का फार्मूला निकाले, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि एज प्रोफाइल द्वारा या एज लिमिटेशन के द्वारा हम पॉपुलेशन कर सकते हैं. तो जैसे अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज में हम 3 स्टेज देखते हैं. एक प्री एडल्ट एज मतलब एडल्ट होने के पहले की एज, दूसरी एडल्ट एज और तीसरी ओल्ड एज. ये 3 एज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है एज का. मतलब वो जो यंग है, मतलब वो जो एडल्ट है और मतलब वो जो ओल्ड है. ये तीनों को एज डिस्ट्रीब्यूशन काउंट में किया गया और इन तीनों के बेसिस पे एज पिरामिड बना. क्या बना है? एज पिरामिड. तो हम आगे देखते हैं एज पिरामिड. मैंने आपको जो पॉइंट अभी बताया है वो समझ में आ गया होगा, तो आप जरा ध्यान देना. वो है एज पिरामिड. क्या होता है एज पिरामिड? एज पिरामिड विच शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज, विच शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज. इसमें एज का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है. मैंने पहले बताया था 3 एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है. एक कौन सा? एडल्ट के पहले की एज, दूसरी एडल्ट वाली और तीसरी कौन सी होंगी? ओल्ड वाली. अब एज पिरामिड में डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो उसको इस तरह से करते हैं. उसको डिनोट करने के लिए 3 पॉइंट ये लोग कंसीडर करते हैं. एज को ही पहला करते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव एज,
ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। मैंने क्या कहा था, एडल्ट के पहले की एज मतलब प्री रिप्रोडक्टिव एज, ऐसी एज जो रिप्रोडक्टिव करने के पहले की है। अब अगर पॉपुलेशन कंसीडर करते हैं तो हमें रिप्रोडक्टिव से ही मतलब है, बाकी किसी चीजों से नहीं। एज क्या है वो मतलब नहीं है, हम एज रेशो या एज का डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रोडक्टिव स्टेज लेवल से करेंगे। तो पहला पॉइंट आएगा प्री रिप्रोडक्टिव एज, वो एज के पीपल जो रिप्रोडक्टिव करने से पहले एज में है। सेकंड पॉइंट में हम ये देखेंगे कौन सा, रिप्रोडक्टिव एज। सेकंड पॉइंट अपना कौन सा है, रिप्रोडक्टिव एज, मतलब वो एज जिसमें रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ऐसे एज के पीपल या पब्लिक। थर्ड नंबर पे हमारा पॉइंट आएगा वो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो यहां पे मैंने 3 डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं एज के, जो मैंने आपको पहले बताया था कि यंग्स, एडल्ट एंड ओल्ड। तो प्री रिप्रोडक्टिव एज मतलब यंग्स आएंगे, रिप्रोडक्टिव एज मतलब एडल्ट आएंगे, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज मतलब ओल्ड आएंगे। इस तरह से 3 स्टेज में एज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और जो पिरामिड है, एज पिरामिड, ये 3 ही एज लेवल पे या डिस्ट्रीब्यूशन पे आधारित हुए हैं या बनाए गए हैं। इन 3 पिरामिड में 3 चीजें ऐसी बताई गई है। जैसे अगर पहला पिरामिड के ऊपर हम अगर ध्यान देते हैं तो पहला पिरामिड क्या शो कर रहा है, एक्सटेंशन। क्या शो कर रहा है, एक्सटेंशन। दूसरा पिरामिड क्या शो कर रहा है, वो है स्टेबल या स्टेबिलिटी। और तीसरा पिरामिड क्या शो कर रहा है, वो है डिक्लाइन। क्या शो कर रहा है, डिक्लाइन। तो ये 3 पॉइंट हम तुम्हारे 3 पिरामिड शो कर रहे हैं। कौन से पिरामिड, वो पिरामिड जिसमें हमने ये 3 एजेस को कंसीडर करके बना रहे हैं। ये पिरामिड क्या है, ये पिरामिड ये बता रहे हैं कि उस कंट्री का, उस देश का पॉपुलेशन किस लेवल पे या किस स्टेज पे चल रहा है, ड्यू टू द कैलकुलेशन ऑफ दिस 3 टाइप ऑफ डिफरेंट एज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया, ठीक है। तो हम अभी जो पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं उसमें हमने कौन सा पॉइंट देखे, हमने देखे डेंसिटी मतलब एन, दूसरा देखे रेट जिसमें नेचुरली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है विच इज डिनोटेड बाय आर, और हमने देखे बी माइनस डी, बर्थ माइनस डेथ रेशो, जिसमें एक पॉजिटिव हो सकता है, एक निगेटिव हो सकता है, या फिर इक्वली 0 आ सकता है। तो ये पॉइंट हमने देखे। अब इसी के ऊपर एज पिरामिड बनाया हुआ है जिसमें एज को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, और एज पिरामिड 3 तरह के हैं, और तीनों पिरामिड में ये 3 पॉइंट एक्सप्लेन होते हैं। पहले में एक्सटेंशन, दूसरे में स्टेबल, तीसरे में डिक्लाइन। तो हम लोग अभी चलते हैं अपने पिरामिड के तरफ। तो चलो हमारे तीनों पिरामिड हम यहाँ पे 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला पिरामिड है हमारा, वो है ट्रायंगुलर एज पिरामिड। तो नंबर 1 पे हम देंगे ट्रायंगुलर एज पिरामिड, ठीक है। हमारा पहला जो पिरामिड है उसका नाम है ट्रायंगुलर एज पिरामिड। वो क्या शो कर रहा है, एक्सटेंशन। क्या शो कर रहा है वो, एक्सटेंशन। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, एक्सटेंशन शो करता है हमारा पिरामिड। अब मैं पिरामिड के डायग्राम निकाल रहा हूँ। वो पिरामिड की डायग्राम क्या शो करेंगी, पिरामिड की डायग्राम शो करेंगी हमारा एक्सटेंशन। यहाँ पे मैंने 3 पार्ट दिए हैं। कौन से पार्ट, 3 एजेस शो हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 एज शो हो रहे हैं। ये पहला एज ग्रुप हो गया, ये दूसरा एज ग्रुप हो गया, और ये तीसरा एज ग्रुप हो गया, ठीक है। ऐसे 3 पार्ट है। हमारा जो पिरामिड है वो पिरामिड हमें शो कर रहा है एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर जिसका नाम है ट्रायंगुलर एज पिरामिड, और ये क्या शो कर रहा है, एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन कैसे, तो हमारे पास 3 पॉइंट है। तो पहला है प्री, दूसरा है रिप्रोडक्टिव, तीसरा है पोस्ट। तो हम चलते हैं तीनों पॉइंट, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो नीचे हमारा पहला पॉइंट रहेगा, वो रहेगा कौन सा, प्री रिप्रोडक्टिव एज। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है कौन सा, रिप्रोडक्टिव। और थर्ड पॉइंट है हमारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। हम यहाँ पे तीनों पॉइंट दे रहे हैं।
और हमारी स्टार्टिंग पहला पॉइंट नीचे से ऊपर जा रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा। अब ये तीनों पॉइंट क्या डिनोट कर रहे हैं, तीनों पॉइंट क्या डिनोट कर रहे हैं, ये पिरामिड में तीनों पॉइंट ये डिनोट कर रहे हैं कि हमारा जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो बहुत कम है, उसकी क्वांटिटी कम है। सेकंड जो ग्रुप है हमारा वो है रिप्रोडक्टिव ग्रुप, उसकी क्वांटिटी पोस्ट से ज्यादा है। और थर्ड ग्रुप जो है हमारा प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। और ये क्या कर रहा है, पॉपुलेशन एक्सटेंशन बता रहा है। क्या बता रहा है, पॉपुलेशन का एक्सटेंशन, मतलब पॉपुलेशन बढ़ते हुए दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज के यंग्स यूथ हमारे पास सबसे ज्यादा है और इसी की वजह से रिप्रोडक्टिव की क्वांटिटी ज्यादा रहेंगी, मतलब बर्थ रेट ज्यादा रहेगा, और बर्थ रेट ज्यादा रहेगा तो पॉपुलेशन भी ज्यादा रहेगा, मतलब पॉपुलेशन क्या होगा, एक्सटेंशन रहेगा। ठीक है, तो ये पिरामिड जो ट्रायंगुलर एज पिरामिड, ये इंडिया के लिए सूटेबल है क्योंकि ये इंडिया का ही पॉपुलेशन रेशियो शो कर रहा है, क्योंकि इसमें यंग जो है और एडल्ट जो है इनकी क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू पोस्ट रिप्रोडक्टिव। समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट है हमारा वो है बेल शेप एज पिरामिड। अब हम उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। सेकंड नंबर का हमारा बेल शेप्ड एज पिरामिड, और ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है स्टेबल। सेकंड पॉइंट है हमारा स्टेबल। कौन सा पॉइंट है हमारा, स्टेबल, स्टेबिलिटी। क्या शो कर रहा है, स्टेबिलिटी। तो हम अभी इसकी डायग्राम निकालते हैं पिरामिड की। तो बेल शेप मतलब घंटी के जैसे आकार का, कौन सा, घंटी के जैसे आकार का, इसको बोलते हैं बेल शेप पिरामिड, इसको बोलते हैं बेल शेप पिरामिड। और इसको हम डिनोटेट कर रहे हैं 3 पार्ट में। ठीक है, 3 पार्ट में डिनोट कर रहे हैं। तीन पार्ट में हम इसको डिनोट कर रहे हैं। अब सेम 3 पॉइंट हम यहाँ पे देंगे। पहला था हमारा प्री, दूसरा था रिप्रोडक्टिव, और तीसरा है पोस्ट। तो हमारी ये तीनों पॉइंट पोस्ट, रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव, 3 एज यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी पर प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी। कैसे, अब इसमें क्या बता रहा है, इसमें स्टेबिलिटी बता रहा है। क्यों, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जितना है उतना ही प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, साथ में पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप भी है। तो इसकी वजह से ये दोनों ग्रुप अगर सेम बता रहा है, साइज प्री का और रिप्रोडक्टिव का दोनों का सेम बता रहा है, तो इसकी वजह से यह है कि जो रिप्रोडक्टिव एज है उसके साथ पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी मैच करती है, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन स्टेबल हो सकता है। तो तीनों में यह है कि तीनों में ये स्लाइटली ज़्यादा है, ये दोनों सेम दिखा रहा है, इसकी वजह से पॉपुलेशन क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। पहले में हमने ट्रायंगुलर में क्या देखे थे, प्री बहुत ज़्यादा था, उसके बाद रिप्रोडक्टिव कम था और पोस्ट बहुत ही कम था। यहाँ पे ये दोनों मैच कर रहे, प्री रिप्रोडक्टिव एज और रिप्रोडक्टिव एज दोनों समान दिखा रहे, इसलिए ये पिरामिड क्या शो करता है, स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन शो करता है। और इस पिरामिड का नाम है बेल शेप एज पिरामिड। क्या शो करता है, स्टेबिलिटी। इसमें पोस्ट ग्रुप है लेकिन ट्रायंगुलर से ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं वो है, थर्ड पॉइंट हमारा URN शेप एज पिरामिड। ये है URN शेप एज पिरामिड। हमें शो हो रहे हैं 3 ऐसे डिफरेंट पार्ट जो एक तरह से अंडाकार के शेप का पिरामिडल स्ट्रक्चर है, जिस पिरामिडल स्ट्रक्चर में हमें तीनों के तीनों एज रिप्रोडक्टिव ग्रुप रेशो सेम दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये पिरामिड क्या शो करता है, डिक्लाइन, मतलब रिप्रोडक्शन या पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में डिक्लाइन होना, पॉपुलेशन कम होना। कैसे, देखिए यहाँ पे पॉइंट ही बता रहा है। पहला पॉइंट है हमारा पोस्ट, दूसरा है रिप्रोडक्टिव और तीसरा है प्री। ये तीनों में देखिए तीनों ही सेम बता रहा, पोस्ट भी उतनी है, रिप्रोडक्टिव एज के
पीपल भी उतने ही है और प्री रिप्रोडक्टिव एज के पीपल भी उतने ही है। मतलब ये पॉपुलेशन पिरामिड ये शो कर रहा है कि तीनों रिप्रोडक्टिव एज के जो पब्लिक है, पीपल्स है या फिर ऑर्गेनिजम्स है, वो सेम बता रहा, सेम क्वांटिटी बताता है। इसके वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो ये पिरामिड है, यूआरएन पिरामिड, वो शो कर रहा है डिक्लाइन। क्या शो कर रहा है? डिक्लाइन शो कर रहा है। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तीन पिरामिड जो हम यहाँ पे कंसीडर करके पढ़ा रहे, पहला है हमारा ट्रायंगुलर, दूसरा है बेल शेप और तीसरा है हमारा यूआरएन शेप। यूआरएन शेप में क्या होता है, डिक्लाइन बता रहा है, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों रिप्रोडक्टिव एज सेम बता रहा है। सेकंड हमारा बेल शेप है, इसमें क्या हो रहा है, दो सेम बता रहा है, और ट्रायंगुलर में तीनों में डिफरेंस है, तो जिसकी वजह से वो एक्सटेंशन, ये स्टेबल और ये डिक्लाइन ऐसे बता रहा है। तो हमने आज जो पढ़ रहे पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ता है, उसका बढ़ने का रेशो क्या है, वो बताने के लिए ये सब हमने बताया कि आर पॉपुलेशन का रेट बताता है, बी माइनस डी बर्थ रेट और डेथ रेट बताता है, साथ में एन डिनोट करता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। और ये जो तीन पिरामिड है, ये तीन पिरामिड हमें शो करते हैं कि उस देश का पॉपुलेशन किस स्टेज पे है, एक्सटेंशन स्टेज पे है, स्टेबल पे है या डिक्लाइन पे है। तो मैंने आपको पहले बता था, ट्रायंगुलर वाला जो है वो हमारा इंडिया का पॉपुलेशन शो करने वाला पिरामिड है, क्योंकि वो एक्सटेंशन शो कर रहा है। समझ में आ गया? मैंने आपको यह भी बताया था कि हमारे इंडिया में यूथ सबसे ज्यादा है, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव एज के पीपल्स, पब्लिक या ह्यूमन सबसे ज्यादा है, साथ में रिप्रोडक्टिव एज के भी उतने ही है। तो इसकी वजह से हमारी इंडिया का पॉपुलेशन कौन से इसमें आ रहा, एक्सटेंशन में आ रहा है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा बच्चों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ ये पॉइंट ये शो कर रहा है कि जिसमें पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रहा है उसका कैलकुलेशन करके हम डिनोट कर सकते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ में हमें यह भी पता लगता है कि कौन से फैक्टर की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, और पॉपुलेशन की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो फैक्टर की स्टडी करके, जिस फैक्टर से पॉपुलेशन बढ़ता है। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कौन से पॉइंट थे, एक था रेट, दूसरा था कौन सा, डेंसिटी एन, और तीसरा था बी माइनस डी। अब और एक पॉइंट है हमारा वो है टी। टी मतलब टाइम पीरियड, टी मतलब टाइम। अब ये टाइम क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे इंडिया में हर 10 साल में एक पॉपुलेशन काउंटिंग की प्रोसेस होती है। 10 साल के गैप में पॉपुलेशन काउंटिंग की प्रोसेस होती है। तो अगर हमारे इंडिया के बारे में अगर कंसीडर करेंगे तो टी हमारे इंडिया का क्या डिनोट करेगा, 10 ईयर्स। क्या डिनोट करेगा, 10 ईयर्स। ये हो गया टी, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पॉपुलेशन का रेट, डेंसिटी किस तरह से बढ़ रही है उसकी स्टडी करना। तो इंडिया में 10 साल का दिया हुआ है, 10 साल टाइम पीरियड में इंडिया का पॉपुलेशन की डेंसिटी किस तरह से बढ़ रही है वो देखना है। तो हो गया टाइम टी। सेकंड पॉइंट अपना कौन सा था, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया टी इज द टाइम। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा डेंसिटी, पॉपुलेशन विच डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर, दिस इज द रेट, नेचुरल इंक्रीज रेट, इंक्रीजिंग, शो द इंक्रीज। ओके। और नेक्स्ट उसके बाद था हमारा पॉइंट बी, मतलब वी शो द बर्थ रेट, जिसको कहते हैं मॉर्टेलिटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है डी, शो द डेथ रेट, और कहते हैं नैटेलिटी। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। कौन से पॉइंट, टाइम टी, इंडिया में 10 साल का टाइम है, 10 साल के टाइम रेंज में पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट की जाती है। एन पॉपुलेशन डेंसिटी, आर इंक्रीज रेट वो है, बी बर्थ रेट,
mortality rate and D death rate natality rate। मैंने आपको पहले भी कहा था B माइनस D मतलब R, मतलब बर्थ रेट माइनस डी इसका होता है इक्वल टू आर। मतलब दोनों को कंसीडर करते, सिर्फ बर्थ को या सिर्फ डेथ को कंसीडर नहीं करते, दोनों का रेट कंसीडर करते, और दोनों का रेट कंसीडर करके जो सिंबल बना है वो है आर मतलब रेट। ठीक है, ये हो गए इतने पॉइंट। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है एक नंबर 1 पे हम देंगे उसको इमिग्रेशन को डिनोट करते हैं आई से, इसको डिनोट करते हैं आई से। अब ये इमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन मतलब ये होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम फ्रॉम आउटसाइड टू दैट प्लेस वेयर पॉपुलेशन डेंसिटी विल बी काउंटेड। समझ में आ गया? नंबर ऑफ इंडिविजुअल बाहर से उस जगह आके रह रहे हैं जिस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट करनी होती है। ठीक है, अच्छा सर 10 साल का टाइम पीरियड हमने दिया है, 10 साल के टाइम पीरियड के अंदर कितने लोग बाहर से आके हमारे देश में रह रहे हैं वो काउंट करेंगे हम लोग। सपोज अगर हम भंडारा कंसीडर कर रहे हैं और भंडारा की आबादी जनसंख्या 10 लाख है और 10 साल के अंदर बाहर से आके यहाँ पे 1 लाख लोग स्टे कर रहे हैं, तो इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएंगी? 11 लाख। मतलब इमिग्रेशन हुआ और 1 लाख इसमें प्लस हो गए, तो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गया। ठीक है, तो ये भी इसमें कंसीडर होता है क्योंकि बाहर से आके कितने लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, तो उस जगह पे जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी हमें चेक करनी होती है। सेकंड पॉइंट वो होता है जिसे बोलते हैं इमिग्रेशन। इट इज डिनोटेड बाय ई। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल गो आउट फ्रॉम दैट प्लेस वेयर वी काउंट द पॉपुलेशन डेंसिटी। नंबर ऑफ इंडिविजुअल उस प्लेस से बाहर चले गए हैं जिस प्लेस के नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी हमें काउंट करनी है, तो ये हो गया ई इमिग्रेशन। बराबर है, अगर भंडारा का पॉपुलेशन 10 लाख था और ये 10 साल के अंदर वहां से कुछ 50,000 लोग भंडारा से निकल के कहीं और रहने के लिए चले गए, तो भंडारे का पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगा, तो ये पॉइंट भी इसमें कंसीडर होता है। तो कितने पॉइंट हमने यहाँ पे देखे? इतने सारे। अब क्यों देखे मैं वो आपको बताता हूँ। सिंपल थिंग है, आप एक सोच के देखिए, अगर इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट करना है तो हमें सभी चीजें काउंट करनी पड़ेंगी। कैसे? बर्थ रेट भी काउंट करना पड़ेगा, डेथ रेट भी, और इनकी वजह से जो रेट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहा है वो भी काउंट करना पड़ेगा। साथ में टाइम पीरियड हमारा है वो भी हमें देखना है। उसके बाद कितने लोग बाहर से आके इंडिया में रह रहे ये, और कितने लोग इंडिया से बाहर जा रहे ए, ये सभी पॉइंट हमको कंसिडर करके हमें क्या करना होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट करनी होती है। तो उसके एक फार्मूला है, वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, आप उसे नोट डाउन कर लें। वो है पॉपुलेशन डेंसिटी डिनोटेड बाय n and time t, पॉपुलेशन डेंसिटी n एंड टाइम t। टाइम t मतलब 10 साल। तो हम अगर पिछले बार का काउंटिंग कर रहे हैं तो हमारे इंडिया का काउंटिंग हो गया था 2010 में, अब हम प्लस 10 ईयर कर रहे हैं, मतलब 2020 की काउंटिंग कर रहे हैं, तो हमारा पहला टाइम पीरियड था t, अब उसमें प्लस 1 टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, तो इसको हम डिनोटेड करेंगे t+1 से। ठीक है, तो ये डिनोट होगा t+1 से। तो हमारा फार्मूला इस तरह से होगा, n मतलब डेंसिटी t+1 इज इक्वल टू n1। n1 मतलब अब नए करंट साल का 2020 का क्या हो गया? पॉपुलेशन डेंसिटी, प्लस अब इसमें हम देखेंगे पहला था b क्या है? b क्या है? बर्थ रेट है, मतलब मॉर्टेलिटी है। उसके बाद कौन सा इंक्रीजिंग फैक्टर है जहां पे हमारे इसमें पॉपुलेशन बढ़ रहा? वो है I। ठीक है, अब डिक्रीजिंग फैक्टर कौन सा है? D, मतलब डेथ रेशो, और उसमें भी और डिक्रीजिंग फैक्टर कौन सा है? वो E हो गया। E
तो ये है फार्मूला, ये फार्मूला हमें शो करके बताएगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी। कैसे? देखिए 2010 में काउंटिंग हुई थी इंडिया में, अब हम काउंटिंग कर रहे हैं 2020 में, मतलब प्लस हो गया 10 साल, हो गए 10 साल प्लस हो गए, मतलब इसमें भी डेंसिटी हम वही रखेंगे। जैसे सपोज अगर इंडिया की डेंसिटी हमारी 2010 में कितनी थी, 132 करोड़ थी 2010 में, अब हम 2011 में तो अब हम 2020 में उसको कैरी करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब बर्थ रेशो हमारा इंडिया का ये पूरा का पूरा करोड़ में है, तो मैं इसको करोड़ में करता हूँ, तो उसको 1 करोड़ कर लेते हैं, 1 करोड़ हो गया, ठीक है। ये पूरा करोड़ में तो उसको 1 करोड़ कर लिए। अब क्या है, इमिग्रेशन मतलब आने वाले लोग। अब इंडिया में बाहर से आने वाले लोग हम लेते हैं 0.5 करोड़, मतलब 50 लाख, ये हो गया हमारा एक पॉइंट। अब इसमें दूसरा पॉइंट है हमारा डेट रेशो। अब इंडिया का डेट रेशो कितना होगा, मतलब 0.5 करोड़, 0.5 करोड़ डेट रेशो होगा, ठीक है। मरने की संख्या 10 साल में 50 लाख है। और उसके बाद यहाँ से लोग बाहर स्थलांतरित करके जा रहे हैं, बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो वो कितने होंगे, तो चलो हम इसको भी क्या करते हैं 0.3 कर लेते हैं, मतलब 30 लाख कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको कंसीडर करते हैं। अब हमारा 132 प्लस ये कितना हो गया 1.5 माइनस ये कितना हो गया 0.8, 132 प्लस कितना होगा 0.7। अब इंडिया का पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, मतलब करीब करीब 10 साल में इंडिया का पॉपुलेशन 1 करोड़ बढ़ रहा है। ये बता रहा हमें पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इस तरह से हम फार्मूला इस्तेमाल करके हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल सकते हैं, हमारे उस टाइम पीरियड में जिस टाइम पीरियड का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। समझ में आ गया आपको? तो यह है सिंपल पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेशन, ठीक है। तो ऐसे ही 10 साल का कैलकुलेशन करते हैं और जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि इंडिया का पॉपुलेशन 10 साल में कितना बढ़ा, ठीक है। तो पहले था 132 करोड़, अब हो गया 133 करोड़। ये आंकड़ा मैंने अंदाज से लिया हुआ है, करोड़ों में ये कितना होता है एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, सिर्फ एक रफ कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए मैंने ये कैलकुलेशन करके दिया है। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। हाँ बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। ये पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स ऐसे मॉडल्स होते हैं जो एक शो करते हैं कि पॉपुलेशन किसी पैटर्न से ही बढ़ता है। वो पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन पर्टिकुलर पैटर्न से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वो शो करने का ये मॉडल है। कैसे पैटर्न हो सकते हैं, जैसे अगर किसी ऐसे स्पेस ऐसी जगह पे फूड और वाटर रिच क्वांटिटी में अवेलेबल है तो उस जगह पे पॉपुलेशन बढ़ेगा, ये उसका खास मीनिंग होता है। जैसे बायोटिक पोटेंशियल, अबायोटिक पोटेंशियल, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स, ये सब चीज़ें अगर बेटर है उस स्पेस में तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो ये पॉपुलेशन मॉडल 2 तरह के होते हैं। पहला होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और सेकंड है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ये 2 मॉडल हमें शो करते हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न से पॉपुलेशन बढ़ता है। तो हम पहला पॉइंट जो है हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, हम उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। ये जो मॉडल है, ये मॉडल एक्सप्लेन करता है जे शेप कर्व, वो शो करता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल जे शेप कर्व के द्वारा हम ये मॉडल एक्सप्लेन करता है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो वो कैसे, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम निकाल रहा हूँ।
population density denoted by n, this is the time denoted by t, and this is a k. Show the carrying capacity of earth or environment, this is the denoted by k. तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है ये एक्सप्लेन करता है जे शेप स्ट्रक्चर, और ये जे शेप स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी किस तरह से टाइम के अनुसार बढ़ते जाती है। ठीक है, जब भी कोई पॉपुलेशन बढ़ता है वो पर्टिकुलर पैटर्न से बढ़ता है। जैसे अगर फूड और रिक्वायरमेंटल चीज़ें उस स्पेस में सबसे ज़्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ते जाता है, और जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो डेंसिटी हमें ज़्यादा दिखती है, साथ में टाइम के साथ वो किस तरह से बढ़ रहा है वो भी हमें शो होता है। तो ये जो ग्राफ है जे शेप का ग्राफ, ये जे शेप का कर्व ग्राफ हमें ये शो करता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे मैं आपको वन बाय वन समझा के देता हूँ, आप जरा ध्यान देना। जब हमने पिछले बार ही देखे थे कि एन डिनोट करता है डेंसिटी और टी डिनोट करता है टाइम, ये डिनोट करता है डेंसिटी और ये डिनोट करता है टाइम। अगर हम इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखते हैं तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेंशन फॉर्म। उसके बाद मैंने यहाँ पे के लिखा है, के क्या शो कर रहा है, के शो कर रहा है कैरिंग कैपेसिटी। अब ये कैरिंग कैपेसिटी ये शो करता है कि जिस स्पेस पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस पॉपुलेशन बढ़ने वाले स्पेस में किस तरह से उस पॉपुलेशन को, उस नेचर को कैरिंग करने की कैपेसिटी है वो देखना है। मतलब जगह, ऐसी जगह जिसने इतने सारे बड़े पॉपुलेशन को भी सहन करना है, साथ में नेचर की रिक्वायरमेंट को भी मेंटेन करना है, तो उस जगह की कैरिंग कैपेसिटी, उस नेचर की कैरिंग कैपेसिटी क्या है वो हमें देखना है, तो वो डिनोट करता है के से। दूसरा मैंने आपको बताया था बी माइनस डी इज इक्वल टू आर, इंक्रीज नेचुरल इंक्रीज रेट रेशो, ये आर डिनोट करता है रेट इंक्रीज, नेचुरल इंक्रीज रेट रेशो या इंट्रिंसिक इंक्रीजिंग रेट रेशो। क्या शो करता है, इंट्रिंसिक इंक्रीज रेट रेशो, ये शो करता है कौन सा, आर। हमें क्या देखना है कि एक पॉपुलेशन डेंसिटी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पहले जितनी थी उसके बाद कैसे बढ़ रही है वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, हमने टाइम पीरियड लगाए थे, जैसे 2010 के बाद 2020 ये हमारा टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में हमें देखना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी किस तरह से बढ़ती है। तो हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक फार्मूला लिख रहे हैं। वो फार्मूला हम इस तरह से लिखेंगे, dn अपॉन dt, मतलब population density and time is equal to b minus d into n मतलब population density। ठीक है, अब हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि dn अपॉन dt इज इक्वल टू b माइनस डी, हमको पता है r है, तो हम इसको इस तरह से भी लिखेंगे, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शो द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेशियो ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर स्पेस विच इज एक्सप्लेन बाय द कर्व J shape curve model, or now this known as the exponential growth model, now is also known as the exponential growth model। exponential growth model हमें क्या शो करता है, वो शो करता है कि टाइम के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी किस तरह से बढ़ सकती है। टाइम बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी, टाइम कम हो रहा या टाइम नहीं है तो डेंसिटी कम है। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, प्रोपोर्शनल रेशियो शो करता है। कौन सा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, जे शेप स्ट्रक्चर। ये जे शेप स्ट्रक्चर हमें क्या शो करता है, ये हमें ये शो करता है कि टाइम पीरियड के साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ते हुए जाती है, टाइम पीरियड के साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ते जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, लॉजिस्टिक मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो हम अभी उसको नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा वो है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल।
सेकंड पॉइंट है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ये मॉडल शो करता है यस शेप कर्व, जिसको कहते हैं सिग्मॉइड कर्व। इसको कहते हैं सिग्मॉइड कर्व, डिनोटेड बाय यस। तो हम यहां पे ये कर्व निकालते हैं। ये हो गया यस शेप्ड कर्व विच डिनोटेड द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। यस शेप कर्व भी इसको बोलते हैं। अब इसमें हम जो शो कर रहे हैं वो है डेंसिटी विथ टाइम। इसमें भी हम शो कर रहे हैं डेंसिटी विथ टाइम। अब इसमें हमने एक पॉइंट देखा था, वो था के, कौन सा, कैरिंग कैपेसिटी। के डिनोट क्या करता है, कैरिंग कैपेसिटी। एन डिनोट क्या करता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से कैरिंग कैपेसिटी और पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ रेशियो देख सकते हैं मॉडल के द्वारा। तो देखो यहाँ पे dn/dt इज इक्वल RN। RN तो हमारे पहले इसमें भी था। RN का ये जो फार्मूला है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा के मतलब कैरिंग कैपेसिटी, एन मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एंड उसके बाद के। ये फार्मूला शो करता है, क्या शो करता है, लॉजिस्टिक मॉडल शो करता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। लॉजिस्टिक मॉडल शो करता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये मॉडल एस शेप का कर्व शो करता है, जिस कर्व को बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। इसमें भी ये बताता है कि कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही ये कर्व रहता है, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ उसी पीरियड में, इसी टाइम में होता है जितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी हो। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होता। पॉपुलेशन पहले बढ़ते जाता है, बढ़ने के बाद एक तरह से वो स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल होने के बाद वो कंटिन्यूसली उसी कैरिंग कैपेसिटी के लेवल में बढ़ते रहता है, उसके ज़्यादा वो आगे जाता नहीं। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता वैसे उसकी स्टेबिलिटी एज इट इज रहती है। तो जैसे जिस तरह की कैरिंग कैपेसिटी रहेंगी उस स्पेस की, उसी हिसाब से पॉपुलेशन का स्टेबुलेशन रहेगा। अगर कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो पॉपुलेशन लेवल बढ़ते जाएगा, अगर कैरिंग कैपेसिटी कम है तो पॉपुलेशन लेवल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये क्यों होता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं या ग्रोथ हो रहे हैं, पॉपुलेशन बना रहे हैं, वो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ होने के लिए या फिर मल्टीप्लाई होने के लिए, पॉपुलेशन बढ़ाने की वजह ये हो सकती है कि उनको जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है वो चीज़ें उनको वहाँ पे अवेलेबल हो रही है या उनके पास है, उसी वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है। जिस समय वो रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएंगी, कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएंगी, तब ये पॉपुलेशन ग्रोथ होना अपने आप ही बंद हो जाएगा। अगर हमें जिस जगह ज़्यादा क्वांटिटी में खाना मिल रहा है, रहने के लिए शेल्टर मिल रहे हैं, और वहाँ पे हमारे हर ज़रूरत की चीज़ें मिल रही हैं, तो वहाँ साजिक है हम उसी जगह पे रहना पसंद करेंगे। लेकिन जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मिलना बंद हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पीपल कहाँ वहाँ से मूव कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमने कोरोना में देखा था, जो लोग अपने घर से निकल के किसी और शहर में, किसी और जगह पे रह के वहाँ पे अपना उदर निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से वो सब उदर निर्वाह के साधन बंद हो गए, उनके रिक्वायरमेंट की चीज़ें मिलना बंद हो गई, तो उनको लगा भी यहाँ पे हमारा गुजारा नहीं हो सकता, तो वो लोग उसी पीरियड में भी वहाँ से पैदल चलते हुए अपने घर आए, क्योंकि उनको पता था जैसे तैसे घर तो पहुँच जाएंगे, वहाँ पे खाने के लिए हमारे रिक्वायरमेंट की चीज़ें हमें मिल जाएंगी, और उसी कारण से उस जगह से वो अपनी जगह मूव हो गए। समझ में आ गया? पहले उनके पास वो ज़रूरत की चीज़ें, रिक्वायरमेंट की चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी, इसलिए वहाँ पे उनका पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते जा रहा था। जब वो ज़रूरत की चीज़ें बंद हो गई, खत्म हो गई, या कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, तो वही पीपल वहाँ से मूव करके उस जगह पे आ गए जिस जगह पे उनको मालूम है कि हमको यहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी। तो यही होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ इसी तरह से होता है। जहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें है पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। अब और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मुंबई जैसा शहर है और हमारे भंडारा जैसा शहर है। आज भंडारा में रहने वाले लोगों के पास इनकम सोर्सेज नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग क्या करें, मुंबई में जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है वहाँ पे इनकम सोर्स भी है और हमको खाने की चीज़ें या रिक्वायरमेंट की चीज़ें मिल जाएंगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मूव होकर कहाँ जा रहे हैं, मुंबई में। तो जाहिर है मुंबई का पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते जाएगा, ठीक है।
लेकिन भंडारा में ये सब चीज़ें नहीं है, कम है, इसलिए यहाँ के लोग दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहाँ का पॉपुलेशन क्या हो रहा, कम हो रहा है, यहाँ पे स्टेबल हो रहा। तो यही चीजें हम ये दो मॉडल बताते हैं। कौन से मॉडल? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ये कैलकुलेशन हमें बताता है कि किस तरह से कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ता है या फिर कम होता है। यहाँ तक आपको समझ में आऊंगा, नेक्स्ट हम आगे देखेंगे। गुड डे बच्चों।